हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। हम आगे बढ़ाए खबरों के सिलसिले को, उससे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचाना चाहती हूं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिस मुद्दा सर्किट में, उस सर्किट हाउस में रुके हुए थे, वहां से निकल पड़े हैं। 2.5 घंटे तक यूपी की सड़कों पर सियासी ड्रामा चलता रहा। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि राहुल और प्रियंका F1 गेस्ट हाउस से निकल चुके हैं। राहुल और प्रियंका गांधी ने आज ये कह दिया है कि आज अगर हाथरस नहीं गए तो यहां से हिलने वाले नहीं हैं। आशीष की रिपोर्ट देखिए जल्दी से। गांधी और प्रियंका गांधी को यहां से गेस्ट हाउस से ले जाया जा रहा है। ये रही प्रियंका गांधी, आइए। ये देखें, ये गाड़ियों में, काफिलों में ले जाया जा रहा है। आओ हम बात करने की कोशिश। वो निकल गए यहां से। ये देखें, ये गाड़ियां जा रही हैं जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को गेस्ट हाउस से अब यहां से वापस ले जाया जा रहा है। ये वो कारकेड है, यहीं पे थे गेस्ट हाउस में, यहीं पर थे गेस्ट हाउस में जहां से इन सभी लोगों को ले जाया जा रहा है। प्रियंका गांधी हमें गाड़ी में नजर आई, उनके साथ राहुल गांधी, पार्टी के दूसरे नेता, ये पुलिस के यहाँ पे आला अधिकारी जो यहाँ पर मौजूद थे। ये देखें रणदीप सिंह सुरजेवाला, जितिन प्रसाद, केसी वेणुगोपाल, ये सभी बड़े बड़े नेता यहाँ पर थे जिनको यहाँ से ले जाया गया है। अब ये देखना होगा कि कहां पर पुलिस ले जाती है। क्या कोई सहमति बनी कि राहुल गांधी वापस जाएंगे या आगे की पुलिसिया कार्रवाई की जाएगी। आशीष को इस वक्त आप सुन रहे थे। आशीष ने ये तस्वीरें कैद की हैं जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के काफिले को वो F1 जो सर्किट गेस्ट हाउस है वहां से हटाया गया। एक बड़ी खबर ये आ रही है कि हाथरस रेप कांड पर यूपी पुलिस की तरफ से बड़ा बयान आया है। कहा गया कि सफदरजंग अस्पताल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की बात सामने नहीं आई है। शरारती तत्वों ने हिंसा फैलाने के लिए जानबूझकर तमाम तरह की अफवाह फैलाई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, अफवाह फैलाने वाले लोगों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत बड़ी खबर। एडीजी की तरफ से ये कहा गया है कि पोस्टमार्टम जो लड़की का हुआ है उसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई है। हाथरस कांड पर पुलिस का ये बहुत बड़ा बयान, ये कहकर उन्होंने बात को आगे बढ़ाया कि जो भी शरारती तत्व इस अफवाह को फैलाने में आगे रहा है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये बात आप ध्यान रखिए कि जो पहली एफआईआर हुई थी हाथरस के इस केस में, उसमें रेप की कोई भी धारा नहीं जोड़ी गई थी। पहले जो बयान आए थे, लड़की ने जो बयान कैमरा पर या जज फोन पर रिकॉर्ड किए थे, उनमें भी हाथापाई की बात आई थी, गला दबाने की बात आई थी, लेकिन मेरे साथ जोर जबरदस्ती की ऐसी कोई बात सामने। और ये आज के हिंदुस्तान में सिर्फ मोदी पैदल जा सकता है, सिर्फ मोदी हवाई जहाज में उठ सकता है, बाकी कोई नहीं घूम सकता। लेकिन सर आप ये देखो आज का हिंदुस्तान, ये देखो, ये देखो, मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ। इन तस्वीरों के बीच बड़ी खबर यह है कि अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई यूपी पुलिस की तरफ से होगी। अफवाह किस बात की? अफवाह इस बात की कि हाथरस की उस बेटी के साथ रेप हुआ है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। ये एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान आया है हाथरस कांड पर, क्योंकि कल से खबरें उठ रही थी। कल से ये कहा जा रहा था कि लड़की की तरफ से या परिवार वाले की तरफ से हाथरस की इस पूरे केस में जो पहली एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें रेप की कोई भी धारा नहीं थी। 8 दिन बाद रेप की धाराओं को जोड़ा गया था, क्योंकि बाद में लड़की के परिवार की तरफ से और लड़की की तरफ से बाकायदा ये कहा गया कि उस लड़की के साथ, उस बेटी के साथ गैंगरेप हुआ है। रणवीर मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणवीर, ये तो बड़ा खुलासा है। अगर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ये कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम में रेप की पुष्टि नहीं हुई है, तो फिर एफआईआर में धारा बाद में जोड़ी क्यों गई? देखिए, उन्होंने साफ कहा है कि जो मृत्यु का कारण है वो गले में चोट लगी थी, उसकी वजह से, और फॉरेंसिक में सैंपल भेजा गया था फॉरेंसिक लैब में, और उसकी जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ कहा है कि कहीं भी स्पर्म्स नहीं मिले हैं। और ये पूरा मामला उन्होंने ये दावा किया है कि जातीय तनाव पैदा करने के लिए किया गया, और जिन लोगों ने भी जातीय तनाव पैदा करने के लिए अफवाह फैलाई है उन सारे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा, विवेचना में इस पूरे मामले को शामिल किया जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है।
तो उन्होंने ये फिलहाल जो पहला मामला जो 14 तारीख के बाद दर्ज हुआ था 307 का हत्या के प्रयास था, उसके बाद क्योंकि जिस तरीके से लड़की के बयान आया था, वीडियो आया था और उसमें ये कहा गया कि उसके साथ रेप हुआ है, उसके आधार पर पुलिस ने लड़की के बयान पर जो रेप का मामला है उसको दर्ज किया था। लेकिन अभी जो फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट है जिसमें कहा है कि स्टॉम्स नहीं मिले हैं और इसकी वजह से ये रेप नहीं बल्कि गले में चोट लगने यानी स्ट्रैंगुलेशन, जो हमने भी डेथ रिपोर्ट भेजी है जो सफदरजंग अस्पताल की है, उसमें कहा गया है कि स्ट्रैंगुलेशन में यानी कि गला दबाकर हत्या हुई है। पोस्टमार्टम है ना, लेकिन जब रेप की बात लड़की ने कही, जब कहा गैंग रेप का आरोप बाकियों पर लगाया गया, उन लड़कों पर लगाया गया, तब तो मेडिकल रिपोर्ट आई होगी ना, तब तो मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया होगा। वो रिपोर्ट कहाँ है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर क्यों ध्यान लगा रही है यूपी पुलिस? देखिए, फिलहाल पुलिस का ये दावा है और पुलिस इंतजार कर रही है अब एसआईटी की रिपोर्ट का कि एसआईटी क्या कहती है। लेकिन अभी जो डेथ सर्टिफिकेट सफदरजंग अस्पताल से हमने दिन में भेजा था, उसमें साफ है कि जो पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइनल जो होता है, उसमें चोट है। लेकिन ये बताया नहीं गया है कि लेवल 1 से लेवल 7 तक किस स्पाइन में चोट लगी है, क्या हुआ है। तो बहुत सारी चीजें इसमें मेंशन है, बहुत सारी चीजें मेंशन नहीं। और आपको बताऊं कि जब लड़की को 28 तारीख को सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया था तो दिन तो मेंशन है लेकिन उसमें समय मेंशन नहीं है। और उसके बाद जो लड़की की मृत्यु का जो पीड़िता है उनका मृत्यु का समय बताया गया 29 तारीख को 6:55 का। तो मृत्यु का समय तो मेंशन है लेकिन कब अस्पताल पहुंचाया गया ये मेंशन नहीं है। बाकी जो टूटी है उसमें क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें 7 हिस्से होते हैं, लेवल 1 2 3 4 करके 7 हिस्से। तो कौन सा हिस्सा टूटा है ये मेंशन नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फिलहाल डेथ रिपोर्ट और जो फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट है उसके आधार पर दावे कर रही है। और एसआईटी रणवीर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रणवीर, मेरे सहयोगी ये बता रहे थे कि यूपी पुलिस की तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की के साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई है। मौत का कारण गले में चोट की वजह से, रीढ़ की हड्डी में चोट की वजह बताया जा रहा है। और अब पुलिस की तरफ से यह कहा गया है कि जिसने भी जो भी शरारती तत्व रहे हैं ये अफवाह फैलाने में कि लड़की के साथ रेप हुआ है। अरे हम तो ये पूछ रहे हैं यूपी पुलिस से कि अफवाह कहां? आपने तो खुद एफआईआर में धारा डाली है रेप की, तो ये अफवाह कहां से हो गई है? हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। नुपुर शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। हमारे साथ इस वक्त आपको जूही सिंह नजर आ रही हैं और मार्कंडे काजू साहब भी आपको, जस्टिस काजू इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरी रिपोर्टर्स वहां पर, मेरी जो सहयोगी है वो भी आपको दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे पहले अंजलि सिंह आपको दिखाई दे रही हैं। लेकिन सबसे पहले नुपुर, ये चल क्या रहा है मैं ये जानना चाहती हूँ। ये चल क्या रहा है? पुलिस इतनी कंफ्यूज क्यों नजर आ रही है? देखिए रूबिका, सबसे पहले तो महिलाओं के साथ किसी भी तरीके की अभद्रता होना, किसी भी तरीके का गुनाह होना, जोर जबरदस्ती मार पिटाई या उनकी जान ले लेना, उनको मौत के घाट तक उतार देना, इसके पक्ष में तो कतई ही मैं नहीं बोलूंगी। आप मुझे अरसों से जानती हैं और हल्की बात मैं करूंगी नहीं। लेकिन जो भी मैंने पढ़ा है, क्योंकि आपने बीच में अपने संवाददाता से बात करते हुए आपने एक चीज पूछी कि इसके पहले जो अस्पताल की रिपोर्ट आई होगी उसमें क्या लिखा है। देखिए, मीडिया की रिपोर्ट में मैंने खुद पढ़ी है JNMCH की जो पहली रिपोर्ट आई थी, जहां पे ये पीड़ित महिला सबसे पहले गई थी जिस अस्पताल में, अलीगढ़ में। उसमें 3 चोटें लिखी थी, आंख में से हल्का सा खून और स्पाइनल इंजरी और लिगेचर इंजरी, आंख में हल्का खून, लिगेचर इंजरी और अब्रेजन ऑफ द हिप्स। ये सबसे पहली रिपोर्ट जो मैंने मीडिया में ही पढ़ी है, मैं आपको ये बात बता रही हूं। उसके बाद, और मैं आपको इतना बता दूं, जो मेरी जानकारी है, पहले दिन जो वीडियो पीड़िता ने जो वीडियो बनाया जिसमें उनका पूरा बयान लिया गया, जो उनकी माता जी के साथ है, रेप का बयान नहीं दिया गया। 4 दिन बाद सेक्शन 354 लगा क्योंकि उन्होंने ये बोला कि मेरे साथ छेड़खानी हुई। उसके 4 दिन बाद उन्होंने कहा मेरे साथ रेप हुआ। कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अगर एक महिला कहती है कि मेरे साथ जोर जबरदस्ती मतलब दुष्कर्म हुआ है, गैंग रेप हुआ है, पुलिस की जिम्मेदारी है कि उस धारा के अंदर इन्वेस्टिगेशन चालू रखें। तो जैसे जैसे पीड़िता होश में आके उन्होंने जो बयान दिए,
4 दिन बाद 354 का कहा, जो हरासमेंट है, जो स्टॉकिंग है, जो छेड़खानी है, उसके 4 दिन बाद जब रेप दुष्कर्म की बात करी, गैंगरेप की बात करी, तो 376 ऐड किया गया। ये आपके उस सवाल का जवाब है। उसके हिसाब से यूपी पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जो JNMCH की जो रिपोर्ट मैंने देखी है, उसमें बहुत सारे खाने थे। मैं क्योंकि आपसे फोन पे पैच हूं, मैं अदरवाइज आपको मैं जरूर भेजूंगी वो रिपोर्ट। उसमें बहुत सारे खाने थे, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार में हाईली प्लेस सोर्स की तरफ से अभी एक और जानकारी है नुपुर, जो मैं बता देना चाहती हूँ दर्शकों को कि मेडिकल रिपोर्ट, सफदरजंग हॉस्पिटल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट, तीनों में ही गैंगरेप की पुष्टि नहीं हुई है। तो फिर मैं ये कह रही हूँ कि पुलिस ने ये अफवाह फैलाने वाली बात पर क्यों आकर और धमकी देने की कोशिश की है। जूही जी मेरे साथ है, अनुराधा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है, अभी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो इस वक्त राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ हो रहा है, भाई वो हाथरस में जाकर मुलाकात करना चाहते हैं, उनको रोका क्यों जा रहा है? क्यों धक्का मुक्की यूपी पुलिस की तरफ से हो रही है? किस बात को छुपाने की कोशिश या दबाने की कोशिश हो रही है? मैं ये जानना चाहती हूँ नुपुर। 30 सेकेंड्स और उसके बाद अनुराधा जी। देखिए, साफ सी बात है, धारा 144 लग चुकी है और आप भी जानती हैं, अगर शिकायतकर्ता और उसके परिवारजन अगर कहते हैं कि भैया हमें लगता है हमारी बिटिया के साथ ये घटा है, तो पुलिस का एक मैंडेट है, दे आर अंडर ड्यूटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि उस धारा के तहत जांच पड़ताल करें। अब बाद में अगर मेडिकल रिकॉर्ड अगर कुछ और कहता है तो वो बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि क्या था और क्या नहीं, तो 8 दिन क्यों लगते। मैं आपको साफ बात कह रही हूँ। मैं किसी भी डिजीज्ड महिला के ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं लगा रही, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रही। मेरी जगह नहीं, ना मेरा ये मैंडेट है, ना मेरी इतनी औकात है, क्योंकि मैं खुद भी महिला हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि धारा 144 लग गई है। अगर इतनी चिंता थी तो हाथ जोड़ के विनम्र बहुत ही तमीज से पूछना चाह रही हूं कि एक दिन के अंदर 4 रेप की घटनाएं हुई, 3 दिन के अंदर 16 रेप की घटनाएं आई हैं। पिछले 3 दिन के अंदर राजस्थान में, वहां पे भी तो मोर्चा जा सकता था। झारखंड, छत्तीसगढ़ के अंदर भी ऐसी घटनाएं, वारदातें। इसमें क्या राजनीति होनी चाहिए? इसमें क्या राजनीति होनी चाहिए कि राजस्थान का रेप कहलाएगा लेकिन उत्तर प्रदेश का रेप नहीं कहलाएगा? नुपुर, आप तो इतनी संवेदनशील महिला हैं, इतनी मर्तबा राजस्थान के रेप, देखिए रिपोर्ट रूबी का रिपोर्ट मेरी नहीं है, और सफदरजंग अस्पताल में साफ कर दूं तो केंद्र सरकार के अधीन नहीं आता, दिल्ली सरकार के अधीन आता है। ये सफदरजंग अस्पताल की रिपोर्ट आपने खुद बयान की है, तो इसमें राजनीति ना घसीटिए। डॉक्टर्स की समझ को डॉक्टर हुडा जो JNMCH में है, उनके भी बयान में अधिकारी की तरफ से एक मैसेज अभी मेरे साथ शेयर किया और वो मैसेज मैंने पढ़ के सुना दिया है। अब आप हमारे साथ वो रिपोर्ट साझा कर दीजिए तो बात खत्म हो जाएगी। अनुराधा जी। देखिए रुबिका जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार की संवेदनशीलता समाप्त हो गई है। मैं 3 सवाल आपसे पूछना चाहती हूं, और मैंने हमेशा आपको डिबेट करते देखा और जस्टिस के साथ आप डिबेट करते हैं। मैं 3 सवाल पूछना चाहती हूँ, जवाब चाहती हूँ सरकार से भी आपके माध्यम से। क्या कसूर था उस बेटी का कि वो दलित थी, वो एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी? क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राज्य में बेटी होना इतना बड़ा पाप है? दूसरा सवाल मेरा है, क्या उस बेटी को 8 दिन तक उसकी FIR नहीं दर्ज हुई? आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है। जब उस दबाव डाला गया बहुत सारे पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टी ने भी और बहुत से स्वयंसेवी संगठनों ने, तब जाकर के पुलिस हरकत में आती है। और जब वो बेटी कह रही है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है, तो मैं ये सोचती हूँ ये कैरेक्टर असैसिनेशन जो सरकार कर रही है, इसको बंद कर देना चाहिए। अब वो हमारे बीच में नहीं है ये बताने के लिए कि सही क्या है और गलत क्या है। और तीसरा सवाल, इस बात का क्या जवाब है सरकार के पास? अगर सब कुछ सही था, अगर सरकार को लगता है कि सारी चीजें सही थी, पुलिस सही दिशा में काम कर रही थी, तो क्या छुपाने की कोशिश कर रही थी कि रात में 12 बजे उस लड़की की, बेटी की लाश उसके पिता को, उसके भाई को न दे करके सीधे उसके गांव पहुंचती है? उसकी माँ रो रो करके चिल्लाती रही कि हमें अपनी बेटी के हाथ में हल्दी लगा करके उसको घर से विदा करने दो, आप कर दो अंतिम संस्कार। और परिकाष्ठा देखिए असंवेदनशीलता की कि उस बेटी को मिट्टी का तेल डाल करके बिना परिवार की सहमति के उसको जला दिया गया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब जब उत्तर प्रदेश में
बेटियों के साथ अत्याचार होता है उस वक्त भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारी ऐसी हमारे आज केंद्र सरकार में बैठी हैं महिलाएं, मंत्री हैं, सवाल सुन लिए, यहाँ तक कि यहाँ के मुख्यमंत्री भी एक बार भी नहीं बोलते। नहीं, कल बातचीत की मैं है। आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत की, कठोरतम सजा की बात हुई है, उसके बाद खुद उन्होंने परिवार वालों से बात की। इसका मतलब ये नहीं है कि जस्टिफिकेशन हो रहा है यहाँ पर। अनुराधा जी, मेरा ये सवाल है जो नुपुर ने अभी पूछा और वो हर कोई पूछ रहा है, आप जाइए ना, आप ट्विटर खोलिए और जैसे ही आप हाथरस की बेटी का जिक्र करेंगे तो जयपुर की बेटी के लिए इंसाफ की मांग बुलंद हो जाएगी। तो जयपुर की बेटी बेटी नहीं है, हाथरस की बेटी बेटी है। नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या हाथरस की बेटी हो, जयपुर की बेटी हो या देश की किसी भी इलाके की बेटी हो, कभी उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी भी अविवाहिता स्त्री को रात के 2:30 बजे बिना परिवार की अनुमति के क्या मुखाग्नि दी गई है? मुझे आप सिर्फ इतना बता दीजिए। जो ये घटना हुई उसको वो सरकार को सवाल के घेरे में खड़ा करती है और मुख्यमंत्री को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। और माफी चाहती हूँ आराधना जी, माफी चाहती हूँ कि मैं आपको अनुराधा पुकारती रही। आराधना जी, आई एम रियली सॉरी। हाँ, नुपुर जवाब दीजिए। कोई बात। जूही जी, फिर मैं आपका रुख करूंगी। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि कौन सी बेटी को रात को निकलने की परमिशन मिलती है। जरा आप मेरे को एक बात बता दीजिए। बारान राजस्थान में है, 2 नाबालिग दलित महिलाएं, क्योंकि आप कास्ट पे ज्यादा बात करने की बिलीव करते हैं कांग्रेस के लोग, 2 नाबालिग दलित लड़कियां 13 साल की 15 साल की 3 शहरों में रात को अन्य आदमियों के साथ रह के आई हैं, उनके साथ बलात्कार हुआ है और आरोपियों को आपकी राजस्थान पुलिस ने छोड़ दिया। आपने एक और झूठ बोला कि 8 दिन बाद एफआईआर हुई है। मैं आपको दोबारा कहूंगी, जलाने की बात करी, इस पे राजनीति जला दिया गया। मैंने ये सवाल किया है। रूबिका जी, मैं इनके ऊपर नहीं बोल रही। नूपुर जी, पहले सवाल समझ लीजिए। आप सवाल समझिए पहले। रूबिका जी, उनको सवाल समझा दीजिए। आप बताइए, रूबिका जी, उनको सवाल समझा दीजिए। रूबिका, मैं नहीं बोलूंगी। आप सवाल समझिए। नहीं, आपने 2:30 बजे रात में, आरोपी 2:30 बजे रात में, क्योंकि आपके पास कोई जवाब नहीं है, आपके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए आप जवाब दे नहीं सकते। 2:30 बजे रात को उस बेटी को कैसे उसके अंतिम संस्कार कर दिया? देश के किसी कोने में ये हुआ है? मैं तब बोलूंगी। ओके, आराधना जी, नुपुर जी, दोनों, आराधना जी, नुपुर जी, दोनों रुक जाइए। आपने ये सवाल पूछा आराधना कि सुनिए नुपुर, सवाल नुपुर, सवाल बहुत सीधा है। अगर कुछ भी छुपाने को नहीं था, अगर आपकी रिपोर्ट्स में भी पुष्टि हो गई थी, तो रातों रात अंतिम संस्कार, मैं तो उसे अंतिम संस्कार कह ही नहीं रही हूं आराधना, आप पता नहीं क्यों उसे अंतिम संस्कार कह रही हैं। उस बच्ची को जला दिया गया, मैं उसे अंतिम संस्कार नहीं मानती। नुपुर, सूर्यास्त के बाद मैं हिंदू रीति रिवाज को इतना जानती नहीं हूं, लेकिन मेरी परंपरा जो है वो वैसी है, तो मैं कह सकती हूं कि सूर्यास्त के बाद तो ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये क्यों हुआ, मुझे बताइए, ऐसा क्या छुपाने की जरूरत थी? बिल्कुल, मैं इतना अब मैं बोल सकती हूँ और मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं हैकल ना हूँ, क्योंकि हैकल मैं भी कोई नहीं टोकेगा आपको। अगर ये चीज रूबिका जी, अगर हैकल करने वाली डिबेट है, प्लीज आप बोलिए। जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जिन्होंने 2 दलित बच्चियों के आरोपियों को, दुष्कर्म के आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है, छोड़ दिया है राजस्थान बरान में, जरा वो कम बोले। अगर आप डीजीपी, जो फॉर्मर डीजीपी विक्रम सिंह जी के अगर आप पूरा बयान पढ़ेंगे तो उन्होंने 5 बिंदु बहुत अहम उठाए। उसमें सबसे बड़ा ये है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जहां पे लग रहा है कि लोकल पॉलिटिशियंस आके किसी तरीके से पूरे एनवायरनमेंट को प्रदूषित करेंगे, ये होता है नहीं। उन्होंने कहा है, मैं खुद पुलिस अफसर नहीं हूं, ना आप है, ना इस पैनल पे कोई बैठा हुआ इंसान है। अगर फॉर्मर डीजीपी विक्रम सिंह जी का ये बयान आया है, जो मैंने खुद पढ़ा है मीडिया के अंदर, कि अगर ऐसी वारदातें होती है जहाँ पे लोकल इश्यूज, मैं कह रही हूँ राजनीति को लेकर आराधना मिश्रा लेफ्ट राइट सेंटर, वो नहीं, आराधना मिश्रा को राजनीति पर जानकारी, इस पर जवाब देना होगा कि क्यों राजस्थान का बरामद भूल रही है। पर मुझे ये बताइए फिलहाल कि उस बेटी को रातों रात क्यों जला दिया गया? मैं नहीं इस्तेमाल करूंगी अंतिम संस्कार शब्द। क्यों जला दिया गया? उसका ही दे रही हूँ। रूबिका,
मेरी नॉलेज में तो उनके दादाजी खड़े हैं वहां पे, अंतिम संस्कार कर रहे हैं, मैंने वीडियो तक देखा है। तो आई एम सॉरी, अगर एक परिवार का न्यूज पर दिखाया है, मैंने कल रात को मास्टर स्ट्रोक किया है नुपुर, हमने वहाँ के वीडियोस दिखाए हैं। बाप ये कह रहे हैं कि वो तो हम चुपके से वहाँ पहुंच गए, आखिर में कंडे डाल रहे थे और इन पुलिस वालों ने हमको देखा, पकड़ लिया, बोले रुको, और फिर हमारी वीडियो खींच ली। अब मैं आपकी बात मानूं या उस बेटी के पिता की बात मानूं? अगर जोर जबरदस्ती दिख रही है तो दिखेगी, अगर नहीं दिख रही वीडियो में तो नहीं दिखेगी। रूबिका, मैं आज आपके पास जवाब नहीं है नुपुर, जवाब नहीं है आपके पास, रात के अंतिम संस्कार का जवाब नहीं है, जबरदस्ती पिता को वहाँ खड़े कर देने का जवाब नहीं है। जूही जी, डीजीपी जूही जी नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, डीजीपी विक्रम सिंह ने खुद रूबिका जी प्लीज। ओके जूही जी। रूबिका जी, डीजीपी विक्रम सिंह कोई भगवान नहीं है कि उनका जो है नॉलेज आप बिल्कुल अल्टीमेट देखेंगे। हाथरस की जानकारी हमको भी है, और लॉ एंड ऑर्डर कितना वहां पर इन क्वेश्चन था और क्यों संस्कार किए गए, ये नुपुर शर्मा बेहतर जानती होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार और इनकी व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह है। मेडिकल लीगल आपने कब करवाया? आपने सफदरजंग हॉस्पिटल कब रिपोर्ट करने के लिए भेजा, जब उसकी शरीर को पूरी तरह साफ सुथरा कर दिया गया था? आज एडीजी कह रहे हैं, धमका रहे हैं कि जो लोग इस पर बात करेंगे फेक न्यूज का क्या मतलब होता है, क्यों धमका रहे हैं, और कोई भी ऑपोजिशन लीडर क्यों नहीं जाएगा मिलने के लिए? ये धारा 144 कुछ स्पेसिफिक है, कोविड प्रोटोकॉल जो स्पेसिफिक है, जो आप हाथरस में लगा रहे हैं, आप क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं? जूही जी, मुझे एक बात बताइए, ये मिलने के लिए आपको हाथरस की बेटी का परिवार ही क्यों मिल रहा है? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को राजस्थान के बरा की उस बेटी से मिलने के लिए क्यों उनका दिल जो है वो उछल नहीं रहा है? या अखिलेश यादव का, या जूही जी का, या जूही जी की तमाम महिला कार्यकर्ताओं का क्यों? रूबिका जी, अगली बार से पूछ लेंगे हम लोग भाजपा से कि किससे कब मिलना चाहिए, लेकिन हमारा दिल जिससे उछलेगा, जहां मन करेगा वहां हम मिलने जाएंगे। गंभीर मंच है, अगर यही मुद्दा है कि किससे पहले मिला जाए, किससे बाद में मिला जाए, तो इस पर भी डिस्कस कर लेंगे। नहीं जूही जी, आपके पास जवाब नहीं है, आपको भी यहाँ पर राजनीतिक रोटियां दिख रही हैं, आपको गर्मा गर्म तवा दिखाई दे रहा है। आप क्या बात कर रही हैं जूही जी, क्या बात कर रही हैं? आपके पूछ के जाएंगे। अरे मैं कह रही हूँ, रेप तो रेप होता है ना, बच्ची राजस्थान की हो, उत्तर प्रदेश की हो, मध्य प्रदेश की हो या केरला की हो। मैम थोड़ा समय दे दीजिए ना, सबको समय मिल चुका है, हम भी बोल दें। बात यह है कि अगर आप प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं कि राहुल गांधी क्यों मिलने जा रहे हैं, समाजवादी कहाँ मिलने जा रहे हैं, तो इस पर डिस्कशन कर लें। लेकिन हाथरस की बेटी के साथ आप एक बहुत गंभीर एंकर हैं और हमेशा गंभीर मुद्दों पर महिलाओं की बात उठाती हैं। हाथरस की बेटी के साथ क्या अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? आज के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट क्या उन लोगों को धमका रहे हैं या नहीं धमका रहे हैं? क्या पुलिस का पूरा पॉइंट है जूही जी? मैं हाथरस की बेटी के लिए कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी हूँ, आगे भी खड़ी रहूंगी, लेकिन उतना ही उस बेटी के लिए भी दर्द है जो राजस्थान में भी है, उन बेटियों के लिए भी दर्द है जो बाकी उन प्रदेशों में जो नॉन बीजेपी है। तो आप, और जूही जी, आप बहुत अरसे से मेरे साथ डिबेट करनी है, इस बात का तो आप पूरा ख्याल रखेंगी। मैं बिल्कुल ख्याल रख रही हूँ, या आपको लग रहा है कि मैं ऐसा कह रही हूँ? ओके, मेरे साथ आशा देवी जुड़ चुकी हैं, जरा उनका रुख करते हैं। आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण, अगर आशा जी, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर आपका। हाँ, नमस्कार। आशा जी, मैं तो थक गई हूँ आपका ऐसे मौकों पर स्वागत कर करके, मैं थक गई हूँ ऐसे मौकों पर आपका बयान लेकर, आपकी टिप्पणी लेकर। हर बार मुझे इतनी विभत्स घटनाओं पर आशा जी आपको फोन करके आमंत्रित करना पड़ता है कि बताइए। मुझे तो लग रहा था कि वो फांसी पर लटके दरिंदे और पूरे देश को सबक मिल गया होगा, इन सारे अपराधियों को सबक मिल गया होगा, लेकिन लीजिए आज फिर आप और मैं सामने हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि आप थकिए मत, क्योंकि आप थकेंगी तो हम भी थक जाएंगे। तो आप थकिए मत, आप लड़ते रहिए। लेकिन अगर हम ये सोच लें 200 साल में एक बार 4 मुजरिमों को फांसी हो गई तो हमारा पूरा समाज सुधर जाएगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो हमारा समाज में ऐसी मानसिकता है जिसमें जंग लग के आता है, तो इसको ठीक करने में कानून व्यवस्था बहुत बारीकी से काम करना पड़ेगा।
और जिस तरह से बार बार घटनाएं हो रही है, चीजों को इग्नोर किया जाता है। अभी मैं सबका सुन रही थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें रेप हुई है। तो मैं ये कहती हूँ 15 दिन पहले घटना हुई है, आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हम क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि नहीं रेप हुआ है कि नहीं हुआ है। बच्ची हॉस्पिटल कराई गई तो क्या उसका मेडिकल नहीं होना चाहिए था? क्या वो मेडिकल अगर हुआ तो उसमें तो होना चाहिए कि रेप हुआ है नहीं हुआ, तो वो रिपोर्ट कहाँ? अच्छा, दूसरी बात ऑर्डर है, हम चलाने का, लेकिन मैं सॉरी आपकी जो आवाज है ना वो कट कर मुझ तक पहुंच रही है। मैं एक बार फिर से, लेकिन कुछ बातें मेरे बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई है। मैं आप हर बार हम में एनर्जी भरती है आशा जी। हर बार आप ये कहती है थकना नहीं है, हर बार आप ये कहती है कि अभी लड़ाई बाकी है, और यही शायद हमें ताकत देता है कि नहीं आगे लड़ते रहना है। आप कह रही हैं कि मेडिकल रिपोर्ट सरकार की तरफ से कहा जा रहा है आशा जी कि मेडिकल रिपोर्ट में भी रेप की पुष्टि नहीं हुई है। आराधना और जूही जी, अब मुझे इस पर जवाब दे दीजिए। मेडिकल रिपोर्ट जो पहली बार करवाई गई उसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई है, धारा क्यों लगाई गई रेप की? बताइए नुपुर जी, फिर क्यों लगाई गई धारा रेप की? मैं आपको कितनी बार बताऊं कि जो भी परिवारजन और शिकायतकर्ता जो भी बयान करेंगे उसके हिसाब से पुलिस जांच करेगी। अगर लड़की कह रही है कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ है तो पुलिस उसके हिसाब से जांच करेगी और अस्पताल में डॉक्टरों को जाके बोलेगी उसके हिसाब की रिपोर्ट आप बताइएगा ऐसा दुष्कर्म हुआ है क्या। लेकिन जब प्राइमरी मेडिकल रिपोर्ट में और सेकेंडरी और थर्ड मेडिकल रिपोर्ट में आप ये कह रही हैं लड़की के साथ रेप नहीं हुआ? एबीपी न्यूज के इस मंच से आप क्लियर कर रही हैं कि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ? मैं आपकी बताई हुई रिपोर्ट से बता रही हूँ। डॉक्टर हुडा के जो बयान आए हैं, जो डॉक्टर हुडा हमारे JNMCH के जो हेड है, और जो आपने भी जो पुष्टि करी कि सफदरजंग अस्पताल की ऑटोप्सी रिपोर्ट एंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कह रही है, ये मेरे शब्द नहीं है। अगर डॉक्टर जो कह रहा है अगर उसकी बात नहीं मानेंगे तो किस, और ये अलग अलग अस्पताल है। सफदरजंग अस्पताल में तो कितने दिनों बाद 14 तारीख को रेप हुआ, कब हुआ कथित तौर पर? आज क्या तारीख है? पोस्टमार्टम कब हुआ? JNMCH में भी यही आया है। और आप कह रही हैं सफदरजंग अस्पताल जो है यही आया है, मैंने उस रिपोर्ट केंद्र के अधीन है ना मैम? वहाँ मेडिकल लीगल कब कराया गया ये भी बता दीजिए, उसकी भी डेट आ जाए। नहीं, अच्छा, सफदरजंग दिल्ली का अस्पताल है, सफदरजंग दिल्ली सरकार का अस्पताल है। नहीं, सफदरजंग केंद्र सरकार के अधीन आता है नुपुर। और अलीगढ़ का हाथरस का है। मैं पूछ रही हूँ कि नहीं, इट्स दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आप देख लीजिए। एम्स इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। कब कराया भाई? अच्छा बताइए, मेडिकल लीगल कब करवाया, इसका जवाब दे दीजिए ना। इतना जरा बताऊंगी, जूही ये तो आपको JNMCH बताएगा। JNMCH की लीगल रिपोर्ट आई थी जिसकी मैंने आपको 3 छोटे जो मैंने मीडिया में पढ़ा है, बातें कर रही है। मैंने आपको पूरा मीडिया में बताया। जूही जी आप चिल्ला तो रही है, मैं किसी की कैसे अगर आप चाहती हैं मैं चिल्लाए तो मैं जवाब दे दूंगी। कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही है महिला का जो आज हमारे बीच में भी नहीं है? नहीं हुआ। इतना सम्मान तो होना चाहिए आपको। मैं तो किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर रही। मैं किसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही हूँ? मैंने आप यहाँ पर कैरेक्टर असैसिनेशन क्यों कर रहे हैं? हम सब महिलाएं बैठी हुई हैं, एक ही जैन साहब। सुनिए नुपुर सुनिए, हम यहाँ पर क्यों, हम यहाँ क्यों डिबेट कर रही हैं? अब हम क्यों डिबेट कर रही हैं? किसी की पार्टी को बचाने के लिए, कोई राजनीति करने के लिए? अरे हम महिलाएं हैं ना। आज अगर हम महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ नहीं खड़ी हुई तो कौन खड़ा होगा बताइए? और कहाँ रह जाएगी ये राजनीति, कहाँ रह जाएगी मुझे बताइए। आज हम आवाज बुलंद नहीं करेंगे नुपुर, कल हमारे साथ ये दरिंदगी हो सकती है, कल हमारे साथ दरिंदगी हो सकती है। कोई पूछ के थोड़ी आएंगे ये दरिंदे कि आप किस पार्टी से है भाई, मैं बोल सकती, आप कौन से समाज से है भाई। ये तो कभी भी कहीं भी आ सकते हैं। रूबिका, आप मुझे अरसों से जानती हैं, आप जानती किसी महिला का कैरेक्टर असैसिनेशन कभी नहीं करूंगी। मैं खुद भी महिला हूं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। कृपया करके मेरे मुंह में शब्द और मेरे बोले हुए शब्द को तोड़ मरोड़ के यहाँ पे कोई प्रस्तुत ना करे, ये मेरी बहुत सिंसियर आपसे रिक्वेस्ट है। लेकिन अगर राजनीति करनी होती तो सीकर की उस 8वीं कक्षा की लड़की के लिए हम लोग भी चले जाते मोर्चे पे, जिसके साथ पहली बार दुष्कर्म हुआ, उसका वीडियो बनाया गया, फैलाया गया, फिर वो वीडियो देख के दूसरे लड़के ने दुष्कर्म कर दिया, वही वीडियो दिखाते।
अगर राजस्थान पुलिस अगर कर रही होती काम तो अरेस्ट कर लेती, वीडियो फैलने से फिर रोक देती। आईटी एक्ट एक सेकंड रुक रही हूँ आपको। अंजलि सिंह का रुख करते हैं, मैं अंजलि सिंह का रुख करते हैं। मेरी सहयोगी अंजलि के साथ निर्भया का केस लड़ने वाली वकील इस वक्त मुझे वहां पर दिखाई दे रही है। अंजलि, बात कीजिए, क्योंकि मुझे ये जानकारी है कि इन्होंने बकायदा ऑफर किया है कि लड़की का केस अब ये निःशुल्क जैसे निर्भया के केस में हुआ था वैसे लड़ेंगी। जी सीमा जी इस समय हमारे साथ हैं, जो अभी काफी देर से अंदर यहाँ थाने में बैठी हैं। डीएम यहाँ मौजूद है, एसपी यहाँ मौजूद है, और आज इनके साथ भी धक्का मुक्की की गई है और वो खुद बताएंगे कि आखिर क्यों है प्रशासन का ये रवैया। क्या बात हुई सीमा जी आपकी, और ये क्या कह रहे हैं? ये इन लोगों का एक ही एक्सक्यूज है कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लग रहा अंजलि जी कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ जितने लोग नहीं है उससे ज्यादा यहाँ पर फोर्स है, तो फिर कैसे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है। और जहाँ पर जाना है उस बेटी का घर जो है, परिवार है, वो वहाँ पर इन्होंने रास्ता बिल्कुल उसको बंद कर रखा है, बैरिकेड्स लगा रखे हैं। वहाँ अगर कोई व्यक्ति जाएगा भी तो उसको कम से कम 2 किलोमीटर पैदल चल करके जाना है, तो कैसे लॉ एंड ऑर्डर। दर्शकों को बताइए कि आप मौजूद कहाँ हैं इस वक्त? दिया गया है डीएम साहब ने, एसपी साहब ने एंड आईजी साहब से मेरी फोन पर बात हुई है। उन्होंने कहा है कि मैडम हम ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ी सिचुएशन नॉर्मल हो, हम मिल पाएंगे। उनका कहना है आप 2-3 दिन बाद आ जाइए, लेकिन अंजलि जी मैं 2-3 दिन बाद नहीं, मैं आज ही मिल के जाऊंगी। मैंने उनको बोला है, क्योंकि अगर हमसे कोई प्रॉब्लम है आप बताइए। अगर यहाँ पर आप कर्फ्यू भी लगा रहे तो 4 पर्सन एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन इंडिविजुअल तो जा सकता है। आप तो वकील हैं, आप ज्यादा अच्छे से समझती हैं। ये कहा गया कि सफदरजंग की रिपोर्ट में रेप नहीं आया है, तो अब आप आगे का कोर्स ऑफ एक्शन आप क्या देखती हैं? और यहाँ पर जो पुलिस जिस तरह से कह रही है, डीएम जिस तरह से बात आपसे कर रहे हैं, उसको देखकर क्या? देखिए, लीगल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, अगर रेप मेडिकल में भी रेप की पुष्टि नहीं हो रही है, और जो स्टेटमेंट दिया है पीड़िता ने, वो मीडिया में हम सब ने देखा है कि वो बता रही है कि उसके साथ रेप किया गया, 2 लड़कों ने रेप किया और लोग भाग गए हैं, ये वो पीड़िता का स्टेटमेंट है। तो जब ये केस अंडर ट्रायल होगा तो वहां पर ये आर्गुमेंट के सब्जेक्ट है। इसमें जो भी यहाँ पर ऑफिसर्स हैं वो ये नहीं कह सकते हैं कि रेप हुआ या नहीं हुआ। ये चीज कोर्ट का प्रोसेस है, आपको इन्वेस्टिगेट करना है, और उस इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट है, वो चार्जशीट है या जो एसआईटी गठित की गई है, वो आपको सबमिट करनी है। लॉ एंड ऑर्डर आपको ठीक रखना है, और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर अभी नहीं ठीक रखना, ये लॉ एंड ऑर्डर आपको ठीक रखना था। आप सीमा से ये सवाल पूछ सकती हैं कि यूपी सरकार की तरफ से, यूपी पुलिस की तरफ से क्लियरली कहा जा रहा है कि मेडिकल रिपोर्ट से लेकर, तो ट्रायल का पार्ट है, वहाँ देखा जाए, मेडिकल रिपोर्ट से लेकर ये जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई है, इसके माने क्या होते हैं? रूबिका स्टूडियो से सवाल पूछना चाहते हैं आपसे सीमा जी कि ये कहा जा रहा है कि मेडिकल रिपोर्ट से लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक रेप की पुष्टि नहीं हुई है, तो इसके मायने क्या है? देखिए, इसके मायने, डॉक्टर तो मैं भी नहीं हूँ, 2 ही चीजें हो सकती हैं कि या तो रेप नहीं हुआ, और अगर रेप हुआ तो फिर ये जो रिपोर्ट है उसको टेम्पर किया गया। 2 ही फैक्ट हो सकते हैं इसमें, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो किया गया, क्या उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई, वो मैंने कहा अंजलि जी, ये जो पार्ट है ये ट्रायल का पार्ट है। हम वो मेडिकल रिपोर्ट हमें चाहिए। आराधना जी, एक सेकंड, इंपॉर्टेंट बात, एके जैन साहब भी हमारे साथ, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के जुड़े हुए हैं। एके जैन साहब, अब बात इस पर आकर अटक गई है कि रेप की पुष्टि रिपोर्ट्स में नहीं होती है। जूही जी ने भी और आराधना जी ने भी इस बात की तरफ इशारा किया कि ये तो डिपेंड करता है कि आपने टेस्ट कब करवाया है, ये तो इस बात पर डिपेंड करता है। देखिए, जब रात को घटना हुई है और रिपोर्ट किया गया है, उसको अस्पताल में भर्ती किया गया होगा, 24 आवर्स के अंदर कायदे से मेडिकल होना चाहिए लड़की का। और अगर उसके प्राइवेट पार्ट्स पर इंजरीज नोटिस की होंगी, तो जो भी लेडी डॉक्टर जिसने भी मेडिकल एग्जामिनेशन किया है, उसने स्वैब लिया होगा, और उसने पूरा उसको जो है उसको स्वैब को भेजा गया होगा मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। ये प्रक्रिया ये है, और ये मैंडेट भी है कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन लड़की का किया जाए। ठीक है सर। जो गले में इंजरीज है,
गले में इंजरी है, स्पाइनल क्या है कॉर्ड कि गले में इंजरीज हैं और स्ट्रैंगुलेशन की वजह से ही लड़की को बाद में भी सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई थी, वो सांस नहीं ले पा रही थी और इसीलिए आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूँ, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले नुपुर फिर बता दूं आपको, सफदरजंग अस्पताल केंद्र सरकार के अधीन है, वो दिल्ली सरकार के अधीन नहीं। आप अपनी विश्वास मत करिए, तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल काम से, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है। नुपुर सुना आपने, मतलब जिले का प्रथम लोक सेवक है एक डीएम, और वो कैसी बातें कर रहे हैं। मैं इसे आम भाषा में धमकाना ना कहूं तो क्या कहूं। देखिए, मैं इतना जानती हूँ कि अभी मैंने जूही जी को शुरुआत में सुना था कहते हुए कि मेरा मन मैं जहां जाऊंगी, तो आपने तो सही सवाल पूछा कि हाथरस की बेटी बेटी है, सीकर की और बरान की बेटी बेटी नहीं, जयपुर अजमेर की बेटी बेटी नहीं। ये आपने सही सवाल पूछा। मन में क्योंकि राजनीति है इसलिए मोर्चा भी वहीं खोलते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, अगर जूही जी, क्योंकि ये बात वहीं से आ रही है, कोई धमकाने की कोशिश नहीं कर रहा, अगर लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन गई, सिविल अनरेस्ट उठ गया, लोगों की जानें चली गई, लूट एंड आर्सन मचा दिया गया, तो कौन संभालेगा? उसकी जवाबदेही कौन करेगा? जब एक होम एंड लॉ एंड ऑर्डर का पूरा मंत्रालय एक सरकार के, राज्य की सरकार के अधीन आता है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पूरी सिचुएशन को संभालना। आप सब पर बात रखेंगे, लेकिन आप हाथरस मेरे पास टाइम नहीं है ना, मुझे ब्रेक लेना। नुपुर आप जानती हैं, आप जानती है ब्रेक बोलूंगी मैं। नहीं, आप बोली ना हाथरस के लिए, लेकिन आप डीएम के लिए नहीं बोलेंगी। आपको जूही जी से शुरुआत करनी है, जूही जी पे खत्म करना है। अरे बाकी बेटियों का कौन करेगा फिर ख्याल? यहाँ पे बोल रहे हैं कि लड़की अगर कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता है। ये सब धमकियाँ मिल रही हैं, पापा को धमकाया जा रहा है। ये बोल रहे हैं कि केस मतलब रफा दफा हो जाएगा, अगर सब केस रफा दफा हो जाएगा। ये सब वीडियो दिखा देंगे, मम्मी को उल्टी सीधी वीडियो बना रखी है। जो उस टाइम में वो हालात ऐसे थे, जो मन में आ रहा वो सब लोग बोले जा रहे, यही सब करके अब ये लोग हमें यहाँ रहने नहीं देंगे। ये डीएम बहुत ज्यादा ही चालबाजी कर रहे हैं। हम लोगों के साथ में इतना प्रेशर डाल रहे हैं जबरदस्ती कि हम लोगों ने इतने लोग, तुम्हारी बात का कोई भरोसा नहीं है, तुम जबरदस्ती ये बयान बदल रहे हो, तुम पे कौन भरोसा? पापा पे बुलवा रहे, बयान बदलने से तुम्हारी कोई वो रहेगी, हम लोग दूसरी जगह चले जाएंगे। प्रमुख प्रशासनिक पद पर बैठा वो शख्स अगर धमकाने लगे तो फिर उस जिले के गुंडों का क्या हाल होगा, ये बताने की जरूरत है क्या?